हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12। आज का हम लोग का चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बायोलॉजी में चैप्टर 2 जो है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फ्लावर देते हैं और उनके सीड कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है फ्लावरिंग कैसे, उनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स हो, चाहे वो हायर प्लांट्स हो या फिर हायर एनिमल्स हो, उन सभी में रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म के जो है सेक्सुअल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। जो फ्लावर होता है उसका हम लोग कई पर्पज से यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर जो होता है वो मेनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही काम में आता है। यानी कि फ्लावर में जो 4 ऑर्गन होते हैं, वर्ग जो होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और जाइनोसियम, उसमें से एंडोसियम और जाइनोसियम ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। एंडोसियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है और जो जाइनोसियम होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और इन्हीं दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद में वो आगे चल करके सीड में डेवलप होता है और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो इस तरीके से जो है सेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले जो है क्लास 11th में ही आप लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि जो फ्लावर होता है वो पेडिसिल के ऊपर लगा होता है, पेडंकल के ऊपर लगा होता है। और जो फ्लावर होता है उसमें 4 वर्ण होते हैं, 4 बल्स होते हैं, चक्र होते हैं। और उन चक्रों को क्या, कौन कौन से चक्र होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और जाइनोसियम। इनमें से जो मेन 2 ऑर्गन है वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएं, एंजियोस्पर्म फ्लावर का, तो सबसे पहले जो है जाइनोसियम, और उसके बाद उसके किनारे किनारे क्या निकले होते हैं? एंडोसियम। और इसके अलावा जो है इसमें पंखुड़ियां हो गई, सेपल, पीटल। जो सेपल होते हैं वो ग्रीन कलर के पोर्शंस होते हैं और जो पीटल्स होते हैं वो जो है कलरफुल पोर्शन होते हैं, जिसके वजह से कि उनमें पॉलिनेशन जो है संभव हो पाता है कीटों के वजह से। क्योंकि कीट क्या होते हैं, वो जो पीटल्स होते हैं उन्हीं की तरफ, उनमें जो कलर होता है उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर जो है पॉलिनेशन संभव हो पाता है। तो एक जो टिपिकल फ्लावर होता है उसमें ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? ये जो है जाइनोसियम है। और जो इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं ये क्या है? ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एंड्रोसियम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है जाइनोसियम। एक जाइनोसियम जो है वो 3 पार्ट से बना होता है, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और एंडोसियम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, फिलामेंट और इसके अलावा जो है एंथर। तो मेन इस चैप्टर में हम लोग जाइनोसियम और एंडोसियम के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको भी क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? उसको कहते हैं स्टेमन। यानी कि जो एंडोसियम है, कई सारे स्टेमन जो होते हैं वो इकट्ठा हो करके क्या बनाते हैं? एंडोसियम बनाते हैं। यानी कि किसी भी फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन जो होता है वो डिफरेंट, हर एक टाइप के स्पीसीज में नंबर ऑफ जो स्टेमन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? स्टेमन। कई सारे स्टेमन मिलकर के क्या बनाते हैं? एंडोसियम बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक स्टेमन की। एक स्टेमन कैसा होता है? जो स्टेमन होता है कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमन होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, एक एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक फिलामेंट के जरिए वो पुष्पवृत्त से यानी कि पेडिसिल से जुड़ा होता है, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। ये है एंथर और इसके बाद में है फिलामेंट।
यानी कि अपर पोर्शन एंथर है और फिलामेंट की सहायता से वो जो पुष्प होता है उसके आधार से उसके बेस से जुड़ा होता है। इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और फिलामेंट की सहायता से ये एंथर जो है फ्लावर से जुड़ा होता है। तो एक स्टेमेन, उसके दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। और इसके बाद में बात करते हैं एंथर की। तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू थीका। एक जो एंथर है ये एंथर ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, दो लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर एक लोब में क्या होते हैं, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू थीका। अगर हम इस एंथर का टीएस काटे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। और उस स्ट्रक्चर में बात करें तो ये क्या है, इधर का पोर्शन जो है एक लोब हो गया, इधर का जो पोर्शन है वो दूसरा लोब हो गया और एक लोब के अंदर एक थीका यहाँ पर है, दूसरा थीका यहाँ पर है। ऐसे इस वाले में एक थीका यहाँ पर है और एक थीका यहाँ पर है। तो एक एंथर के अंदर टोटल कितने थीका, एक एंथर के अंदर टोटल 4 थीका हो जाएंगे और लोब कितने होंगे, जो है लोब जो हो जाएंगे 2। तो एक जो टिपिकल एंथर होता है वो टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी कि एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया हम मान सकते हैं, ये एक स्पोरेंजियम है। तो टोटल कितने स्पोरेंजिया हो गए, 1 2 3 और 4। तो 4 स्पोरेंजिया होने की वजह से एक टिपिकल एंथर को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वॉल लेयर ऑफ एंथर। एक एंथर जो होता है उसमें कौन कौन सी वॉल होती है। तो सबसे बाहर के जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, सबसे बाहर की वॉल को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के नीचे की लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे की लेयर मिडिल लेयर कहलाती है, मिडिल लेयर कहलाती है, मध्य परत कहलाती है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। तो सबसे बाहर की लेयर हो गई एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के बाद में लास्ट में क्या मिलती है, टेपिटम मिलता है। और इसी टेपिटम के बाद में कुछ क्या होती है, जो होती है पॉलन मदर सेल्स मिलती हैं। ये पॉलन मदर सेल्स जो होती हैं यही डिवाइड होकर के आगे चल करके क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। तो टेपिटम क्या करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम। ये जो टेपिटम होता है वो इन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को यानी कि माइक्रोस्पोर्स को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको भोजन प्रदान करता है। तो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, टेपिटम की सेल्स ये काफी ज्यादा फूड मटेरियल को रिजर्व करती हैं और रिजर्व करने के साथ साथ ये कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि कई सारी जो सेल्स होती हैं वो एक साथ फ्यूज हो जाती हैं। अब फ्यूज होने के बाद जब उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है तो उनके अंदर एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो टेपिटम कैसा होता है, टेपिटम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। क्योंकि इसको क्या करना है, इसको माइक्रोस्पोर को जो है भोजन प्रोवाइड करना होता है, इस वजह से ये काफी सारा फूड मटेरियल प्रोटोप्लाज्म के रूप में अपने पास में स्टोर कर लेता है। और इसमें अबिस्ट बॉडीज होती हैं, इसमें अबिस्ट बॉडीज होती हैं जो कि माइक्रोस्पोर जब डेवलप होता है पॉलन ग्रेन के रूप में, तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन के ऊपर एक जो है लेयर बन जाती है। ये जो एग्जाइम की लेयर होती है उसमें जो है स्पोरोपोलिन नाम का प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट जो होता है इन्हीं अबिस्ट बॉडीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यानी कि अबिस्ट बॉडी का मेन वर्क क्या होता है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करना, जो कि पॉलन ग्रेन के ऊपर की क्या है, कवरिंग। अब यहां तक समझने के बाद, एक एंथर को समझने के बाद, अब इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की। लेकिन इसके पहले जो है एक और बात ये जान लीजिए, एंथर इज बाइलोब। एंथर जो होता है बाइलोब तो होता है, लेकिन जो मालवेसी कुल होता है यानी कि जिसमें कि गुड़हल आता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो गुड़हल जो होता है वो डाइथीसियस होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सभी में 4 थीका होते हैं, लेकिन जो गुड़हल होता है वो कैसा होता है, वो डाइथीसियस होता है।
नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, यानी कि पॉलन मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रो जो वर्ड है वो रेफर किया जाता है मेल गैमीट के लिए, यानी कि मेल गैमीट का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो ये बनते कैसे हैं, पूरे प्लांट में, पूरे फ्लावर में भी जो सेल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्हीं टेपिटम के नीचे कुछ सेल्स की लेयर होती है, उनमें उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है पॉलन मदर सेल्स बोला जाता है। ये सभी क्या करती हैं, अगर पॉलन मदर सेल्स की संख्या जो है कम होती है तो पॉलन मदर मिटोसिस के थ्रू अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलन मदर सेल्स की। पॉलन मदर सेल्स कैसी हैं, पॉलन मदर सेल्स जो होती हैं वो 2n है। अगर इनकी संख्या कम है तो ये सभी समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। तो बढ़ाने के बाद में अब एक पॉलन मदर सेल 2n है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के जरिए एक सेल से 4 सेल बनते हैं, यानी कि एक पॉलन मदर सेल से टोटल कितने बनते हैं, एक पॉलन मदर सेल से जो है टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये अगर डिप्लॉयड है तो माइक्रोस्पोर्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि द्विगुणित अगर है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये सभी क्या रह जाएंगे, ये सभी जो है अगुणित रह जाएंगे, हैप्लॉयड रह जाएंगे, एन रह जाएंगे। अब इन माइक्रोस्पोर्स में, ये माइक्रोस्पोर्स ही मेल गैमीट होते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनका डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के बाद में, डिफरेंशिएशन के टाइम पे इनको टेपिटम जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक डेवलप्ड एंथर के अंदर हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। जब ये एंथर जो है फट जाता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और फिर उनका पॉलिनेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की। एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पॉलन ग्रेन ये कैसा है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, एन होता है, लेकिन डेवलपमेंट के ही टाइम पे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस होता है, एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और फिर बीच में एक जो है सेल वॉल बन जाती है। तो डेवलपमेंट के टाइम पे ही इसका न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और एक पोर्शन क्या बनाता है, एक पोर्शन बनाता है जिधर की तरफ ज्यादा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, वो पार्ट कहलाता है वेजिटेटिव, और दूसरा जो है वो, पहला पार्ट कहलाता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा पार्ट कहलाता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल की तरफ प्रोटोप्लाज्म का काफी सारा हिस्सा होता है, और जनरेटिव सेल की तरफ प्रोटोप्लाज्म का काफी कम हिस्सा होता है, लेकिन दोनों के पास में न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, वेजिटेटिव सेल का काम जनरेटिव सेल, यानी कि आगे चल करके यही जनरेटिव सेल जो होती है वो किसको फ्यूज करती है, वो एग सेल को फ्यूज करती है, यानी कि जो मेन काम है वो जनरेटिव सेल का है। जनरेटिव सेल ही आगे चल करके जो है एग को फ्यूज करेगी और उससे जाइगोट बनेगा, लेकिन वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, जिसमें से होकर के जनरेटिव सेल फीमेल के ओवरी के, जो फीमेल के ओवरी के एग सेल तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर के लेयर की, इसके ऊपर की कवरिंग की। तो इसके ऊपर जो होती है एक हार्ड कवरिंग होती है एक्साइन की, और उसके नीचे एक कवरिंग और होती है एंटाइन की। एक्साइन जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम के एक प्रोडक्ट का बना होता है जो कि हार्ड होता है, और स्पोरोपोलेनिन का वर्क क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन ये पूरी तरीके से इसको क्या कर देता है, पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बनाता है, ताकि उसके ऊपर कोई अदर एंजाइम वर्क ना कर पाए। अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, स्पोरोपोलेनिन को गला सके, उसको जो है डाइजेस्ट कर सके। तो स्पोरोपोलेनिन जो है पूरी तरीके से इसको रेजिस्टेंट बनाता है, बिल्कुल फॉस्फेट की तरह इसको सेफ रखता है। इस एंटाइन के नीचे जो है एक दूसरी लेयर, एक्साइन के जस्ट नीचे एक दूसरी लेयर होती है एंटाइन, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई एक
दूसरी लेयर होती है और इसके बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और फिर वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लाज्म और जनरेटिव सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अगर इस स्पोरोपोलिन के ऊपर कोई भी एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तब तो ये जनरेटिव सेल बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, पहले से ही एक होल होता है, जर्मपोर कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है, जो कि जर्मपोर कहलाता है। उस जर्मपोर के जरिए ही ये जो जनरेटिव सेल है और पॉलन ट्यूब बाहर निकल पाता है। और स्पोरोपोलिन की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है ये काफी टाइम तक जो है सेफ रहते हैं और जब परिस्थितियां इनकी अनुकूल होती हैं तो उस टाइम पर इनका परागण होता है और उसके बाद में फिर वो जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमन के पूरे पार्ट को कवर कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।